बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जी वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो किन किन फैक्टर्स से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देखें, अगर सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले को देखें, जी के फॉर्मूले को, तो वेट इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ यू राइट W is equal to mg, so mg is G_m over r square। और अगर बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पर हो तो हम r को रिप्लेस कर सकते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ से। इन जनरल G is equal to G_m over r square। This is for a body at a distance r from the center of the earth। लेकिन अगर बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ पर हो तो r is equal to re gives us G is equal to G_me over re square। फॉर्मूला जो स्टोरी हमें ये बता रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों बॉडीज के मासेस पे डिपेंड करेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगी और उसकी डिपेंडेंस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट पर ही है। अब जिन फॉर्मूलाज में जी यूज होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास W का फॉर्मूला है mg, तो W इफेक्ट होगा इस g की वजह से। हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है T is equal to 2 pi square root L by g। टाइम पीरियड इफेक्ट होगा F is equal to 1 over 2 pi square root g by L, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफेक्ट होगी। ये वेरियस फॉर्मूले हैं जिनमें g की वैल्यू एक इम्पैक्ट छोड़ती है टाइम पीरियड के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर या बॉडी के वेट के ऊपर, और ये तमाम वैल्यूज यानी वेट, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से चेंज होगी। जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा जा सकता है कि एक बॉडी जो कि पोल पर है उसका वेट ज्यादा होगा या बॉडी इक्वेटर पर है तो उसका वेट ज्यादा होगा। तो अब हमें अगर ये पता हो कि अर्थ का रेडियस जो है वो इक्वेटर पर ज्यादा है या पोल पर ज्यादा है, तो हम बता सकेंगे वेट कहां पे ज्यादा है। इसी तरह अगर बॉडी स्पिनिंग कर अगर अर्थ स्पिनिंग कर रही है तो क्या अर्थ का स्पिनिंग मोशन बॉडी के वेट को इफेक्ट करे। इसी तरह अगर आप कुछ हाइट h पर बॉडी को लेके जाते हैं या उसको कुछ डेप्थ x में लेके जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द अर्थ, आप किसी डेप्थ में गए या किसी हाइट पे गए तो क्या g की वैल्यू में चेंज आएगी, उसकी वजह से वेट इफेक्ट होगा। या इसी तरह अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को कुछ हाइट पे ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या कुछ डेप्थ में ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या इक्वेटर पे ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या पोल पे ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या स्पिनिंग अर्थ के लिए उसका टाइम पीरियड मेजर करें या नॉन स्पिनिंग अर्थ के लिए उसका टाइम पीरियड मेजर करें, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। G is such an important factor in any equation। तो G की जो वैल्यू है, the variation in G, this delta, मैंने यहाँ पे डेल्टा यूज किया for variation in G। This variation in G depends upon radius of Earth। It also depends upon the spinning motion of Earth। And it also depends upon the altitude and depth। तो ये जी की मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, हमारी स्टडी में जब भी हम थ्रू आउट टीच कर रहे हैं, वी आर बीइंग टॉट, थ्रू आउट हम ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ अगर एक परफेक्ट स्फीयर है तो फिर उसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अर्थ अगर परफेक्ट स्फीयर ना हो, इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा इलिप्टिकल कर दूं इन दिस शेप, तो इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट ये होगा कि आपके पास एक साइड का रेडियस ज्यादा और दूसरी साइड का रेडियस कम हो जाएगा। ये जो साइड्स हैं आपके पास, ये इक्वेटर्स हैं, these two are equators and these two sides are pole, यानी वेस्ट और ईस्ट इक्वेटर्स हैं, नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं आपके पास। अब सवाल ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेटर पर ज्यादा होगी या पोल पर। क्लियरली नजर आ रहा है कि द इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस।
स्लाइटली ग्रेटर देन, नॉट दैट मच, स्लाइटली ग्रेटर। कितना फर्क है? इक्वेटोरियल रेडियस इज इक्वल टू 21 किलोमीटर प्लस पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा है। हम जो टेक्स्ट बुक में रेडियस लेते हैं वो एवरेज रेडियस है 6400 किलोमीटर, दैट इज द एवरेज रेडियस। तो यहां पर जब हम रेडियस लेते हैं, एक्चुअल रेडियस अगर कंसीडर किए जाएं तो फिर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से ज्यादा होगा। अब अगर इसका इंपैक्ट चेक किया जाए तो देखिए, ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू GME ओवर R square and gravity at pole will be equal to GME over RP square। ठीक है, गौर से देखिए, इक्वेटोरियल रेडियस बड़ा है तो यहां पर ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एक्चुअली कम होगी, और पोलर रेडियस कम है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट पोल एज वेल एज ग्रेविटी एट द पोल्स विल बी ग्रेटर। हम यहां पे रिलेशन क्या लिखेंगे? दिस फैक्टर, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज लेस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल्स। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं वेट की बात करूं तो फिर मैं यहां पे क्लियरली लिख सकता हूं कि द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट पोल्स। फ्रीक्वेंसी का G के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम एट इक्वेटर इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट पोल्स। क्योंकि टाइम का इनवर्स रिलेशन है तो टाइम पीरियड एट इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन टाइम पीरियड एट द पोल्स। तो देखें, अब आपके पास एक MCQ तो बजाते खुद ये है कि ग्रेविटी रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है। फिर इक्वेटोरियल और पोलर रेडियस में क्या रिलेशन है, ये किससे कितना ज्यादा है? यानी इक्वेटोरियल रेडियस हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि पोलर रेडियस से ज्यादा है, इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर पर पोल्स के मुकाबले में कम हो जाती है। तो हमारा ये दूसरा MCQ बन जाएगा। इसीलिए ग्रेविटी, द वेट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटी, इक्वेटर पर कम और पोल्स पे ज्यादा होगी। इसीलिए फ्रीक्वेंसी के साथ भी यही होगा, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी ग्रेटर एट इक्वेटर्स देन एट पोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएशन। अच्छा, सेकंड वेरिएशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन को अगर आप देखें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के स्पिनिंग मोशन पे डिपेंड करती है या नहीं करती, लेकिन लॉजिकली चेक करेंगे हम। अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं। अर्थ इज स्पिनिंग from west to east in its about its equatorial plane about polar axis। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर कोई बॉडी यहां पर हो, someone is standing over here like you are standing over here, let's see what happens। आप यहां पे खड़े हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से you will be pulled inward। इक्वेटर पर जब आप खड़े, gravitational force, weight is the force with which earth attracts a body towards its center। तो gravitational force ये चाहेगी कि आप अर्थ के सेंटर की तरफ आए, लेकिन दरमियान में अर्थ की सरफेस है तो आप वहीं स्टैटिक हो जाते हैं क्योंकि अर्थ स्पिनिंग मोशन कर रही है। तो देखें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहां पर मौजूद बॉडी इट विल टेंड टू गो अलोंग द टेंजेंट, यहां पर मौजूद बॉडी इट विल टेंड टू गो अलोंग टेंजेंट, यहां पर मौजूद बॉडी इट विल टेंड टू गो अलोंग द टेंजेंट। ये बॉडीज मूव करना चाहती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि इनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्सर्ट हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल भी एक्सर्ट हो रही है, तो दे टेंड टू बी थ्रोन इन अ डायरेक्शन टेंडेड टू द सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब इन बॉडीज के ऊपर कौन सी फोर्स मजीद एक्ट कर रही है? अगर मैं यहां पर सिंपलीफाई करूं डायग्राम को, तो इसी बॉडी के ऊपर एक और फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही है, FC से इंडिकेट कर देते हैं उसे। तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी, द नेट फोर्स इट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बॉडी स्टिक है, तो मैं लिखता हूं Fg माइनस FC। ये बात मैं रिपीट करूंगा कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस बॉडी पर नेट फोर्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा, ग्रेविटी इसको अंदर बुलाना चाहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहती है कि ये आउटवर्ड चला जाए, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के साथ स्टिक है, तो मुझे पता चला कि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
इसलिए नेट फोर्स विल बी Fg माइनस Fc। ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी ही है। तो मैं इसको लिख देता हूं mg प्राइम इज इक्वल टू, बल्कि मैं इसको लिख देता हूं mge, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज इक्वल टू Fg व्हिच इज mg माइनस m r स्क्वायर ओमेगा। ये मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं इसको टीच कर चुका हूं आप लोगों को। तो Fc सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r भी होती है और m r स्क्वायर ओमेगा भी होती है। अगर आप इस एक्सप्रेशन से m की वैल्यू कैलकुलेट करें, कॉमन लें, तो m ge इज इक्वल टू m g माइनस r स्क्वायर ओमेगा। सॉरी, yes, it is g minus re square omega. So हम m और m को कैंसिल कर देंगे। We get the value of gravity at equator equal to g minus re square omega। एक तो पहले ही re पढ़ा, फिर omega। Omega is the angular speed of the earth, angular speed of rotation of the earth। earth अपने एक्सिस से गिर्द रोटेट कर रही है, तो earth की angular velocity है और हम इसे कैलकुलेट भी कर चुके हैं। earth की angular velocity of rotation जो है वो है पाई बाय 12 रेडियन पर आवर, पाई बाय 12 रेडियन पर आवर। अब आपको रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है और पाई बाय 12 रेडियन पर आवर को आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके इधर पुट करें कैलकुलेशन। g की वैल्यू 9.8। अब फर्ज करें हमारे पास g की वैल्यू, एवरेज वैल्यू 9.8 है, माइनस यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो 0.1 है, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी 9.7। तो देखिए इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 9.7 है। इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ओमेगा यहां पर ना होता, फर्स्ट करो ओमेगा 0 कर दिया जाए, तो 0 into anything becomes 0 and g is equal to g। तो नतीजा क्या होगा? इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की स्पिनिंग स्पीड पर भी डिपेंड करती है। अब अगर ओमेगा ज्यादा हो तो ये फैक्टर 0.1 से 0.2 हो जाएगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मजीद कम हो जाएगी, 9.6 हो जाएगी। तो जितना ओमेगा ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी, जितना ओमेगा कम होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। इस वेरिएशन को मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि ग्रेविटी एट इक्वेटर विल इंक्रीज इफ ओमेगा डिक्रीजेस एंड ग्रेविटी एट इक्वेटर विल डिक्रीज इफ द ओमेगा इंक्रीजेस। यानी अर्थ की स्पिनिंग मोशन की स्पीड अगर बढ़ती है तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू फर्दर कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर ज्यादा होगा, तो इट विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, बॉडी लूज हो जाएगी, उसकी अर्थ की ग्रिप उस बॉडी पर कम हो जाएगी। अच्छा, इन अ सिचुएशन वेयर ओमेगा 0, इफ अर्थ स्टॉप्स स्पिनिंग, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर अर्थ स्पिनिंग स्टॉप कर दे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? अब अगर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखें, अर्थ अगर स्पिनिंग स्टॉप कर दे तो यहां पर तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं लिखा हुआ जो हमें ये बताए कि g की वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सोचते हैं ये तो वैसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ वैसे ही कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्योंकि ये तमाम चीजें कांस्टेंट्स हैं तो अर्थ की स्पिनिंग मोशन की वजह से इनमें से किसी ने चेंज नहीं होना। जब इनमें से किसी ने चेंज नहीं होना तो स्टूडेंट कहते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ g। हालांकि यहां पे हम देख रहे हैं, मैंने आपको लॉजिकली प्रूव करके दिया कि द स्पिनिंग मोशन इफेक्ट, अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कम हो तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी, अगर ज्यादा हो तो वीक होगी, और अगर अर्थ स्पिनिंग स्टॉप कर दे तो फिर GE विल बी इक्वल टू g, ये वैल्यू 9.8 के बराबर हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जो करंटली मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वो 9.8 है, 50-60 किलोमीटर तक हम उसे यही एज्यूम करते हैं आपके रेडियस के बाद। अच्छा, पोल्स के ऊपर अगर बॉडी हो तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर ओनली। ओमेगा affects GE, but gravitational acceleration at poles is independent of spinning motion of earth। क्योंकि जो बॉडी, देखिए पोल्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, तो जो बॉडी पोल्स के ऊपर होगी तो वो बॉडी सेंटर पर है, उस बॉडी के ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, तो उसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट
करें तो ये फैक्टर कौन सा है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फैक्टर है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फैक्टर उन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जो सेंटर से दूर हो। जो बॉडी सेंटर पे आ जाती है, ना ही उसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, ना ही उसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अर्थ के स्पिनिंग मोशन इक्वेटर पर ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को इफेक्ट करेगा, लेकिन अर्थ का स्पिनिंग मोशन पोल्स पे नहीं इफेक्ट कर सकता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। अच्छा, फर्दर आपके पास एल्टीट्यूड के साथ और डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन आ रही है? एल्टीट्यूड को हम h से रिप्रेजेंट कर देंगे और डेप्थ को हम x से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो gh इज इक्वल टू g ओवर 1 प्लस h बाय re होल स्क्वायर। और अगर आप डेप्थ के साथ कैलकुलेट करना चाहें तो gx इज इक्वल टू g 1 माइनस x बाय re। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं? आप अगर h को बढ़ाएंगे तो एज अ होल ये फैक्टर इंक्रीज होगा, और अगर ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो g की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर आप डेप्थ में जाएंगे, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये तो कांस्टेंट है, आपके पास ये फैक्टर मजीद छोटा होगा। जब ये छोटा होगा आप छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट और भी कम हो जाएगा, तो डेप्थ के साथ भी g की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आप इन वेरिएशन के सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखें, और ये याद रखें कि चाहे आप कुछ हाइट h पे चले जाएं या कुछ डेप्थ x में चले जाएं। लाइक डायग्राम में अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो देखें ये आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है और आप कुछ हाइट h पे चले गए। हाइट h पे चले गए तो आपके सेंटर से फासला बढ़ गया, तब भी g की वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर आप कुछ डेप्थ x में आ गए तो ये रिमेनिंग फासला कितना होगा? ये रिमेनिंग फासला होगा re माइनस x, तब भी आपके पास g की वैल्यू डिक्रीज ही होगी। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ g। इसको फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 7 में फर्दर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।